हेलो बच्चों, जय हिंद, जय राजधानी। तो पिछले क्लास में हम लोग एनिमल टिश्यू देख रहे थे, है ना। तो सबसे पहले हम लोगों ने एनिमल टिश्यू क्या होता है इसके बारे में समझा कि टिश्यूज़ जो है सिमिलर ऑरिजिन यानी समान उत्पत्ति वाले कोशिकाओं का एक समूह है, ठीक है। और उन कोशिकाओं के बीच पारस्परिक क्रिया होती है और वो सभी मिलकर और साथ ही साथ अंतर कोशिकीय द्रव्य के साथ मिलकर एक या एक से अधिक फंक्शन करते हैं। तो ऐसे सेल्स के ग्रुप को हम टिश्यू यानी ऊतक कहते हैं। फिर हम लोगों ने डिस्कस करा था कि एनिमल टिश्यू यानी एनिमल का जो बॉडी है वो 4 तरह के टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस, ठीक है। फिर हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू स्टार्ट करा था, उपकला ऊतक। तो बताया था कि ये जो उपकला ऊतक होता है ये सबसे ऊपर होता है, इसलिए इसे उपकला कहते हैं। और ये बॉडी में, एनिमल के बॉडी में कवरिंग बनाता है और साथ ही साथ ग्लैंड्स भी बनाता है, ग्रंथियां बनाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू को 2 भागों में, 2 प्रकारों में या 2 भागों में बांट के पढ़ा स्टार्ट करा था कि ये जो एपिथेलियल टिश्यू है इसको कवरिंग एपिथेलियम और ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। फिर हम लोगों ने कवरिंग एपिथेलियम स्टार्ट करा था। तो बताया था कि कवरिंग एपिथेलियम जो है वो एक सिंगल लेयर का भी हो सकता है और एक से अधिक लेयर का भी हो सकता है। और इसी आधार पर कवरिंग एपिथेलियम को हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड, सरल और संयुक्त। तो सरल उपकला यानी सिंपल एपिथेलियम जो होगा वो हमेशा क्या होगा, सिंगल लेयर्ड होगा, यानी एक परत का होगा। और कंपाउंड एक से अधिक परतों का बना होगा। फिर हम लोगों ने सिंपल स्टार्ट करा था आगे। तो बताया था कि अलग अलग एपिथेलियम में कोशिकाओं का आकार अलग अलग होता है। तो कोशिकाओं के आकार के आधार पर हम लोगों ने एपिथेलियम को 3 प्रकारों में बांटा था, स्क्वैमस, क्यूबिकल एंड कॉलमनार, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम यानी सरल शल्की उपकला डिस्कस करा था और बताया था आपको कि ये जो शल्की उपकला होता है इसकी कोशिकाएं जो होती है वो चौड़ी और काफ़ी चपटी होती है और ये बहुत ही पतली परत बनाती है ना। और बताया था कि इस उपकला का जो मुख्य कार्य है यानी मेन फंक्शन है वो क्या है, वो है डिफ्यूजन, ठीक है, यानी विसरण। इस उपकला से होकर पदार्थों का आना जाना होता है बहुत ही आसानी से। फिर हम लोगों ने इसके एग्जाम्पल्स भी डिस्कस किए थे और आपको बताया था कि ये जो सरल शल्की उपकला है ये कई जगह हमारे बॉडी में या एनिमल्स के बॉडी में मिलते हैं। जैसे बताया था कि लंग्स का जो एल्वियोलाई है, फेफड़े की कुपिकाओं में, बोमिन कैप्सूल में, फिर बताया था एंडोथीलियम में, मीजोथीलियम में, है ना। फिर बताया था रीटी टेस्टिस में। तो ये सभी एग्जाम्पल है सरल शल्की उपकला के। ओके, ये जो सरल शल्की उपकला है बच्चों, इसमें जो मीजोथेलियम और एंडोथीलियम, ये दोनों जो उपकला है, इन उपकला का जो सेल, इस उपकला में जो सेल्स होते हैं उन कोशिकाओं का जो किनारा होता है वो तरंगित होता है इस तरह से, है ना। तो इस तरंगित किनारे के वजह से इन दोनों एपिथेलियम को हम टेसिलेटेड एपिथेलियम भी कहते हैं, यानी तरंगित उपकला भी कहते हैं। तो ध्यान रखोगे कि अगर टेसिलेटेड एपिथेलियम पूछा जाए तो टेसिलेटेड एपिथेलियम सरल शल्की उपकला ही है और इसका एग्जाम्पल क्या है, मीजोथेलियम एंड एंडोथेलियम। चलो अब हम लोग जरा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम यानी सरल घनाकार उपकला। तो बच्चों ये जो सरल घनाकार उपकला है, ठीक है, इस उपकला का जो
इस उपकला का जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो ये है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो कोशिकाएं हैं वो घन के आकार की है, इस तरह से, ठीक है। तो आधार कला के ऊपर जो कोशिकाओं की एक सिंगल लेयर है, कैसे कोशिकाओं की सिंगल लेयर है, तो वो घन के आकार की, क्यूब लाइक है। इसलिए इस एपिथेलियम को हम सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम यानी सरल घनाकार उपकला कहते हैं, ठीक है। अब बच्चों ये ध्यान रखोगे कि ये जो उपकला है, इस उपकला की कोशिकाओं का जो ऊपरी सतह है, इस पे माइक्रोविलाई का ब्रश बॉर्डर भी हो सकता है, ठीक है। माइक्रोविलाई को सूक्ष्मांकुर कहते हैं, सूक्ष्मांकुर, ओके। तो ये जो सूक्ष्मांकुर होते हैं, ये कोशिका झिल्ली का ही प्रसार होता है, इस तरह से उंगलियों की तरह। देखो ये सेल है ना, और इस सेल के ऊपरी सतह से कोशिका झिल्ली जो है वो उंगलियों के जैसे प्रवर्ध यानी प्रोजेक्शंस निकाल रहे हैं, और इन्हें ही हम क्या कहेंगे, सूक्ष्मांकुर कहेंगे। तो इसका फायदा क्या है, तो इसका फायदा ये है कि इस सेल का जो ऊपरी सतह है, उस ऊपरी सतह का सतह क्षेत्रफल काफी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये जो सरल घनाकार उपकला है, इसकी घनाकार कोशिकाओं के ऊपरी सतह पर सूक्ष्मांकुर भी उपस्थित हो सकते हैं। और एक बात और भी ध्यान में रखेंगे कि ये जो उपकला है, इसमें कोशिकाएं जो हैं, इनका केंद्रक जो होगा यानी न्यूक्लियस जो होगा वो बिल्कुल कोशिका के सेंटर में होगा, कोशिका के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होगा। क्लियर है? ओके। अब ये जो सरल घनाकार उपकला है, इस घनाकार उपकला का फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, यानी स्त्रावन एंड एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण, ओके। हेलो, चलो जरा आप एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये जो सरल घनाकार उपकला है बच्चों, इसके एग्जाम्पल्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल है PCT एंड DCT। PCT एंड DCT क्या है? तो PCT को बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल यानी समीपस्थ कुंडलित नलिकाएं, और DCT को हम बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। और ये दोनों जो भाग है किसके हैं? नेफ्रॉन के भाग है, ठीक है। ये PCT और DCT दोनों नेफ्रॉन के भाग हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि नेफ्रॉन जो होता है हमारे किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। क्लियर? तो PCT और DCT किसके बने होते हैं? ये बने होते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सरल घनाकार उपकला के बने होते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, स्वेट ग्लैंड एंड सैलिवरी ग्लैंड्स, ठीक। यानी श्वेत ग्रंथियां यानी पसीने वाली ग्रंथियां और लार ग्रंथियां, ये सभी जो है किसके बने होते हैं? ये बने होते हैं सरल घनाकार उपकला के। स्मॉल डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स एंड
पैनक्रियाज, अग्नाशय और लार ग्रंथियों की जो छोटी नलिकाएं होती है वो भी अंदर से किस उपकला से स्तरित होती है? तो सरल घनाकार उपकला से स्तरित होती है। ओके, उसके बाद रेटिना का जो पिगमेंटेड एपिथेलियम होता है, ठीक है, हमारी आंखों का जो दृष्टि पटल है यानी रेटिना, तो उस रेटिना का जो पिगमेंटेड यानी रंजित उपकला होता है, पिगमेंटेड एपिथेलियम होता है, वो भी किसका बना होता है बच्चों? तो वो भी सरल घनाकार उपकला का बना होता है। ओके, इसके अलावा थायरॉयड वेसाइकल्स, ठीक है, थायरॉयड ग्रंथि के अंदर जो पालियां होती है जहां से थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रावन होता है, वो भी किस उपकला का बना होता है? वो सरल घनाकार उपकला का बना होता है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरी, ठीक है, ओवरी यानी अंडाशय, तो अंडाशय की दीवार में जनन उपकला होती है, जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं, वो किस चीज का बना होता है? वो भी सरल घनाकार उपकला का बना होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद सेमिनिफेरस ट्यूबल्स का जो जर्मिनल एपिथेलियम है यानी शुक्राणुजनक नलिकाओं की जो जनन उपकला होती है वो भी किसकी बनी होती है? सरल घनाकार उपकला की बनी होती है। ओके बच्चों, फिर उसी तरह से कोरोइड, आइरिस, ये सभी जो नेत्र के पार्ट है, आई के पार्ट है, ये भी किस उपकला के बने होते हैं? तो सरल घनाकार उपकला के बने होते हैं। तो बात समझ में आ गई बच्चों? तो ये सभी एग्जाम्पल्स हम लोगों ने किसके देखे? सरल घनाकार उपकला के, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब इस सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का एक रूपांतरण हो सकता है, एक मॉडिफिकेशन हो सकता है। क्या? तो देखो, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये घनाकार कोशिकाएं हैं। अब इन घनाकार कोशिकाओं के ऊपरी सतह से सीलिया, ये क्या है? ये है सीलिया, इसे हम कहते हैं रोम या पक्षमाभिकाएं भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो सीलिया या रोम है बच्चों, ध्यान रखोगे कि ये मोटाइल होता है यानी चलायमान होता है, वो इस तरह से मूव करता है। ठीक है, तो अगर सरल घनाकार उपकला के घनाकार कोशिकाओं के ऊपरी सतह से सीलिया निकलते हैं, यानी सीलिया अगर उपस्थित होता है इस उपकला में, तो ऐसे उपकला को हम सिंपल सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों? ऐसे उपकला को हम क्या कहेंगे? सिंपल सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, यानी सरल रोमाभी घनाकार उपकला। क्लियर है? तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन। तो जो ब्रिकाणु यानी नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो उसका जो अंतिम पार्ट होता है वो होता है डीसीटी। ठीक है, और वो डीसीटी जो है एक ट्यूब में जाकर खुलता है जिसे कलेक्टिंग डक्ट यानी संग्राहक नलिका कहते हैं। तो ये जो संग्राहक नलिका होता है बच्चों, ये सिंपल सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम से स्तरित होता है, इसी उपकला का बना होता है। तो यहाँ पे जो सीलिया है, तो सीलिया का फंक्शन क्या है? तो मैंने अभी बताया कि सीलिया जो होता है मोटाइल होता है यानी चलायमान होता है। ठीक है, तो इसके मूवमेंट के वजह से म्यूकस या कुछ पार्टिकल्स यानी कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन होता है। ये सीलिया जो है इस पार्टिकल को पुश करके आगे की ओर बढ़ाता है। बात समझ में आ गई? तो यहां पे भी सिलिएटेड एपिथेलियम होगा, फंक्शन वही होगा, क्या? कंडक्शन यानी संवहन। तो ये हम लोगों ने बच्चों डिस्कस कर लिया, क्या? सरल घनाकार उपकला। अब नेक्स्ट जो टाइप है
वो है सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, यानी सरल स्तंभाकार उपकला, सरल स्तंभाकार उपकला। ऐसा क्यों हो रहा है माइक? हेलो हेलो। तो बच्चों ये हम लोग देख रहे थे सरल स्तंभाकार उपकला, ठीक है। स्तंभ, स्तंभ का मतलब समझते हो, है ना। तो इस उपकला में जो आधार कला के ऊपर जो कोशिकाएं होती हैं वो पतले लंबे स्तंभ के जैसे होते हैं, ठीक है। पतले लंबे स्तंभ के जैसे होते हैं, ओके। और इनके ऊपरी सतह पर सूक्ष्मांकुरों का ब्रश बॉर्डर उपस्थित हो सकता है और बीच बीच में म्यूकस स्रावित करने वाली गॉबलेट कोशिकाएं, यानी चषक कोशिकाएं, कलश कोशिकाएं बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो सरल स्तंभाकार उपकला है बच्चों, इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पतले लंबे स्तंभ के जैसी कोशिकाएं होती है और इन कोशिकाओं का जो केंद्रक होता है वो बेस के नजदीक होता है, ठीक है। ज्यादातर ये बेस के नजदीक होते हैं। इन कोशिकाओं के ऊपरी सतह पर सूक्ष्मांकुरों का ब्रश बॉर्डर उपस्थित हो सकता है और बीच बीच में गॉबलेट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में आ गई? ये जो उपकला है, ठीक है, ये भी सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन यानी स्त्रावन तथा अवशोषण जैसे कार्य करता है। क्लियर है? अब हम ये देखें कि ये जो उपकला है ये कहाँ मिलता है हमारे बॉडी में या किसी एनिमल के बॉडी में। तो बच्चों सरल स्तंभाकार उपकला स्टमक यानी अमाशय, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत्र, गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय, बाइल डक्ट यानी पित्त नली, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स और पैनक्रियाटिक लोब्यूल्स यानी अग्नाशय पालियों में उपस्थित होता है। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन सभी की जो अंदर वाली लाइनिंग होती है वो सरल घनाकार उपकला की बनी होती है। गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट, इनकी भी अंदर की लाइनिंग जो है इसी उपकला की होगी। गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, पैनक्रियाटिक लोब्यूल्स, ये सभी किसके बने होते हैं? ये सरल स्तंभाकार उपकला के बने होते हैं। क्लियर है बच्चों? ओके। ये उपकला जो है, ठीक है, इस उपकला का भी रूपांतरण हो सकता है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने देखा कि सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम यानी सरल घनाकार उपकला में घनाकार कोशिकाओं के ऊपरी सतह से सीलिया निकल रहे थे, है ना। तो वैसे ही सीलिया जो है यहां स्तंभाकार कोशिकाओं के ऊपरी सतह से भी निकल सकते हैं, है ना। तो अगर सीलिया उपस्थित है इस उपकला में तो ऐसे उपकला को सिंपल सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम यानी सरल रोमाभी स्तंभी उपकला कहेंगे, ठीक है बच्चों। और यहां भी सीलिया का फंक्शन वही है, कंडक्शन यानी म्यूकस या पार्टिकल्स का संवहन, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, क्योंकि सीलिया मोटाइल होता है यानी सीलिया चलायमान होता है। ओके, तो ये हम लोगों ने सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम एंड सिंपल सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम ये दोनों देख लिया, ठीक है। चलो अब आगे डिस्कस करते हैं।
ये देखो फिगर में देख सकते हो, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम है ना, और ये सिंपल सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम है ना। अब इसके बाद जो है एक और नेक्स्ट टाइप है, इसको हम लोग स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम बोलते हैं। इसे कूट स्त्रित स्तंभाकार उपकला कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये ध्यान रखोगे कि ये जो एपिथेलियम है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम यानी कूटस्थित स्तंभाकार उपकला, ये सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम यानी सरल स्तंभाकार उपकला का ही रूपांतरण है, ठीक है। अब कूट, कूट शब्द का क्या मतलब है? स्यूडो का मतलब क्या है? फॉल्स, है ना। स्यूडो मीन्स फॉल्स, और स्ट्रेटिफाइड यानी स्थित, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैनी लेयर्ड, यानी बहुस्तरीय। तो देखो ये जो उपकला है बच्चों, इसमें ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, आधार कला है, और इस आधार कला के ऊपर आप देख रहे हो कि पतले लंबे सेल्स यानी स्तंभाकार कोशिकाओं की एक सिंगल लेयर है। लेकिन ये जो स्तंभाकार कोशिकाएं हैं ये अलग अलग साइज के हैं, कुछ लंबे हैं कुछ छोटे हैं, है ना। तो जो लंबे हैं वो सतह तक पहुंच रहे हैं, और जो जैसे ये लंबे हैं ये लंबे हैं, है ना, ये सतह तक पहुंच रहे हैं। लेकिन जो छोटे हैं, है ना, ये सतह तक नहीं पहुंच रहे हैं, उन लंबे कोशिकाओं के बीच में है ना। और इन सभी कोशिकाओं का जो न्यूक्लियस है यानी केंद्रक है वो अलग अलग लेवल पे, अलग अलग जगह पे उपस्थित है। तो माइक्रोस्कोप में जब हम इसे देखते हैं तो पहली बार में ये न्यूक्लियस के अलग अलग पोजीशन पे होने के कारण ये मल्टी लेयर्ड दिखता है, ठीक है, यानी बहुस्तरीय जैसा प्रतीत होता है। लेकिन जब इसे बहुत ही क्लियर करके हम देखते हैं तो पता चलता है क्या कि ये सिंगल लेयर्ड कॉलमनार एपिथेलियम ही है, लेकिन ऐसा अपीयर हो रहा है यानी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये बहुस्तरीय। तो इसीलिए इसे हम स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम कहते हैं। क्लियर है बच्चों? अब ये जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम है इसका फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन प्रोटेक्शन यानी रक्षा एंड सिक्रीशन यानी स्त्रावण, ये दो कार्य यह एपिथेलियम करता है, ठीक है। अब बच्चों ये जो एपिथेलियम है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम, इसके दो टाइप्स होते हैं। एक तो होता है नॉन सिलिएटेड और दूसरा होता है सिलिएटेड, यानी अरोमाभी और दूसरा क्या है? रोमाभी। क्लियर है? तो नाम से ही पता है अरोमाभी यानी नॉन सिलिएटेड। इसका मतलब क्या है कि ये जो एपिथेलियम होगा, इस एपिथेलियम के सेल्स के ऊपरी सतह से कोई सिलिया बाहर नहीं आएगा, यानी सिलिया जो है, रोम जो है, वो इस एपिथेलियम में अनुपस्थित होगा, ठीक है। और जो सिलिएटेड होगा उसमें क्या होगा कि जो लंबे सेल्स जो सतह तक पहुंच रहे हैं उनके ऊपरी सतह से क्या निकलेगा? उसके ऊपरी सतह पर सीलिया उपस्थित होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे सीलिया एब्सेंट है और यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट है। तो चलो जरा इन दोनों का, अच्छा सीलिया जहाँ पे है तो इसका फंक्शन वही हो जाएगा, कंडक्शन यानी संवहन, म्यूकस और पार्टिकल्स का संवहन, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि पहले हम ये नॉन सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम के एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो देखो इसके एग्जाम्पल को आप ऐसे याद रखो, MOVESP, मूव SP, ठीक है। तो M फॉर व्हाट? मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। यूरिथ्रा मूत्र मार्ग को कहा जाता है, ठीक है। तो मूत्र मार्ग का जो बीच वाला पार्ट होता है उसे हम मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा कहते हैं बच्चों। तो ये मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा नॉन सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम का बना होता है। फिर ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, ठीक है। इस ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम का क्या मतलब है? इसे हम घ्राण उपकला कहते हैं। क्या कहते हैं? घ्राण उपकला। और ये हमारे नेजल चैम्बर यानी नासिका वृत्त में उपस्थित होता है और इसी से हम गंध लेते हैं, ठीक है। V फॉर व्हाट?
वास डिफरेंस। वास डिफरेंस मतलब व्हाट? शुक्र वाहिनी, ये जो टेस्टिस से स्पर्म ऊपर आता है वो इसी वास डिफरेंस के द्वारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है। एपिडिडाइमिस सुना होगा नाम, एपिडिडाइमिस, इसे अधिवृषण कहते हैं। ये टेस्टिस के ऊपर काफ़ी लंबी एक नली होती है जो चिपकी होती है, इससे होकर स्पर्म यानी शुक्राणु गुजरते हैं। ठीक है। सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल, इसे शुक्राशय कहते हैं, शुक्राशय। और ये जो शुक्राशय है बच्चों, ये सीमेन में एक द्रव्य स्त्रावित करता है। तो ये भी किसका बना होता है? नॉन सिलिएटेड स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कोलमनार एपिथेलियम का बना होता है। और पी फॉर व्हाट? लार्ज डक्ट ऑफ पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड, यानी पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड जो हमारे ईयर पिन्ना कर्ण पल्लव के ठीक नीचे उपस्थित होता है यहाँ पे, तो इसकी जो बड़ी नली होती है वो भी किसकी बनी होती है? नॉन सिलिएटेड स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कोलमनार एपिथेलियम की बनी होती है। तो ये सभी एग्जाम्पल हैं बच्चों इस उपकला के, और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसे अच्छे से याद करें। ठीक है। अब जो दूसरा टाइप है सिलिएटेड, ठीक है, तो सिलिएटेड को हम लोग डिस्कस करें। ये जो सिलिएटेड है तो इसमें क्या होगा कि ये एपिथेलियम जैसा दिख रहा है वैसा ही होगा, बट इसमें सिलिया प्रेजेंट होगा, और सिलिया क्या करेगा? म्यूकस और पार्टिकल्स का कंडक्शन करेगा। तो इसका एग्जाम्पल बताएं कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कहाँ पे बॉडी के किस पार्ट में ये एपिथेलियम प्रेजेंट होगा? तो ये होगा ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, इन सभी जगह पर कैसा एपिथेलियम होगा? ट्रैकिया यानी श्वासनाल, ब्रोंकाई श्वसनिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स श्वसनिकाएं। ठीक है। तो ये सभी बच्चों ध्यान रखोगे किसके एग्जाम्पल है? ये सभी एग्जाम्पल है सिलिएटेड स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कोलमनार एपिथेलियम के। इससे पहले हम लोगों ने सिंपल सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम का एग्जाम्पल भी डिस्कस करना चाहिए। चलो, इस एपिथेलियम यानी सरल रोमाभी स्तंभी उपकला, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं? तो इसका एग्जाम्पल फैलोपियन ट्यूब का नाम सुना होगा, डिम्ब वाहिनी बोलते हैं, है ना। उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, अंतस्थ श्वसनिकाएं, टिम्पैनिक कैविटी। ये टिम्पैनिक कैविटी क्या है बच्चों? तो ये टिम्पैनिक कैविटी, जैसे हमारा जो ईयर होता है इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर, यानी बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और आंतरिक कर्ण। तो मध्य कर्ण की जो गुहा होती है उसे ही हम टिम्पैनिक कैविटी कहते हैं, और वहाँ से एक ट्यूब हमारे फेरिंग्स में आकर खुलता है जिसे स्टैकियन ट्यूब कहते हैं। तो ये जो टिम्पैनिक कैविटी और स्टैकियन ट्यूब है, ये दोनों ही बच्चों ध्यान रखोगे कि सिंपल सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम से लाइंड होते हैं, अंदर से स्तरित होते हैं। क्लियर है? तो ये हम लोगों ने सिंपल एपिथेलियम खत्म कर लिया बच्चों, ठीक है, यानी सिंपल एक सिंगल लेयर वाला जो एपिथेलियम होता है उसके टाइप्स को डिस्कस कर लिया। अब चलो जरा कंपाउंड एपिथेलियम देखते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था कि ये जो कंपाउंड एपिथेलियम होता है ये मल्टी लेयर्ड होता है ना, यानी इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर कोशिकाओं की कई परत होगी, है ना, मल्टी लेयर्ड इस तरह से।
तो इसीलिए इसे हम संयुक्त उपकला यानी कंपाउंड एपिथेलियम कहते हैं। अब ये जो कंपाउंड एपिथेलियम है बच्चों, काफ़ी थिक होने के वजह से इसका क्या फंक्शन हो सकता है, तो ये हमें मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेस या एब्रेशन, यानी ये जो कंपाउंड एपिथेलियम है ये हमें यांत्रिक और रासायनिक आघातों से, घर्षण से, रगड़ से बचाने के लिए, ठीक है, क्योंकि इसकी मोटाई ज़्यादा होती है। क्लियर है बच्चों? चलो अब जरा बात को आगे बढ़ाएं। ये जो कंपाउंड एपिथेलियम है इसे हम दो टाइप में डिवाइड करके पढ़ते हैं, स्ट्रेटिफाइड एंड ट्रांजिशनल। स्ट्रेटिफाइड मीन्स व्हाट? स्तरित, और ट्रांजिशनल मीन्स व्हाट? अंतवर्ती। ठीक है, इसे दो टाइप में डिवाइड करके पढ़ेंगे, स्ट्रेटिफाइड एंड ट्रांजिशनल। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम को डिस्कस करते हैं। ये स्ट्रेटिफाइड टर्म मैंने पहले ही बताया, स्तरित, स्तरित का मतलब बहुस्तरीय, कई परतों वाला। तो ये जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है बच्चों, इसमें एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये क्या है? ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर क्यूबिकल या कॉलमनार, ठीक है, यहां फिगर है, चलो हम लोग डिस्कस करते हैं। यहां ये जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है यानी स्तरित उपकला, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है जरा पहले उसको देखें। तो ये जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है बच्चों, इसमें एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, ये है ना। अब इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर क्यूबिकल या कॉलमनार, क्यूबिकल या कॉलमनार कोशिकाओं की एक परत होगी, यानी घनाकार या स्तंभाकार कोशिकाओं की एक परत होगी। इस परत को हम जर्मिनेटिव लेयर यानी अंकुरण स्तर कहते हैं। ठीक है, तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, अंकुरण, अंकुरण मीन्स व्हाट? डिवाइडिंग, है ना, यानी वैसे सेल्स जो डिवीजन कर सकते हैं। तो ये जो जर्मिनेटिव लेयर है यानी अंकुरण स्तर है बच्चों, इसकी कोशिकाएं जो होती है वो विभाजनशील होती है और ये नए नए कोशिकाओं को बनाकर ऊपर की तरफ ट्रांसफर करते हैं। ठीक है ना, यानी यहाँ से कोशिकाएं विभाजित होकर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, जिसके कारण बहुत सारी परतों का निर्माण हो जाता है ना। तो ये जो बीच वाले लेयर्स हैं इन्हें इंटरमीडिएट लेयर्स यानी माध्यमिक स्तर बोलते हैं। और इन माध्यमिक स्तर की जो कोशिकाएं होती है वो पॉलीहेड्रल यानी बहुभुजीय आकार की होती है। ठीक, अब ये जो इंटरमीडिएट लेयर्स हैं इनकी कोशिकाएं जब सतह पर पहुंचते हैं, ठीक है, जब ये सतह पर पहुंचते हैं तो सतह पर पहुंचने के बाद ये अपना आकार चेंज कर लेते हैं। देखो ये सरफेस लेयर है ना, ये क्या है? सरफेस लेयर, यानी सतह पर पहुंचने के बाद ये चपटे भी हो सकते हैं, घन के आकार के भी हो सकते हैं, स्तंभ के आकार के भी हो सकते हैं। तो इन कोशिकाओं का आकार जैसा होगा सतह पर उपस्थित परतों में कोशिकाओं का आकार जैसा होगा, उसके आधार पर हम इस एपिथेलियम का आगे वर्गीकरण करेंगे यानी क्लासिफिकेशन करेंगे। अगर ऊपर की कोशिकाएं, ऊपर की परतों की कोशिकाएं अगर चपटे होंगे तो वैसे एपिथेलियम को हम क्या कहेंगे? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम यानी स्तरित शल की उपकला कहेंगे। अगर ऊपर की परतों की कोशिकाओं का आकार घन के आकार का होगा तो इसे हम क्या कहेंगे? स्तरित घनाकार उपकला, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और अगर पिलर लाइक होंगे, स्तंभ के जैसे होंगे, तो स्तरित स्तंभाकार उपकला कहेंगे। ठीक है, और अगर सीलिया उपस्थित है तो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम यानी स्तरित रोमाभी स्तंभी उपकला कहेंगे। तो चलो इसका आगे वर्गीकरण देखते हैं, है ना। तो ये जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है बच्चों, इसे आगे हम स्ट्रेटिफाइड
स्क्वैमस स्ट्रेटिफाइड, क्यूबिकल स्ट्रेटिफाइड, कॉलमनार एंड स्ट्रेटिफाइड, सिलिएटेड कॉलमनार। ये 4 प्रकारों में इसे विभाजित करते हैं। तो चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो इसमें क्या है बच्चों, सब कुछ वैसा ही है जैसे मैंने स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में बताया था कि एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर अंकुरन स्तर यानी जर्मिनेटिव लेयर है, फिर बीच में इंटरमीडिएट लेयर्स हैं, है ना, और सबसे ऊपर जो है कोशिकाएं काफ़ी चपटी बहुभुजीय या इरेगुलर मार्जिन यानी अनियमित किनारे वाले हैं। तो ऐसे सेल को सल्की कोशिका कहते हैं ना। तो इस वजह से इस उपकला को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम यानी स्तृत सल्की उपकला। ठीक है, हेलो, केराटिन युक्त। और दूसरा क्या है, नॉन केराटिनाइज्ड यानी केराटिन रहित। ठीक है बच्चों, यानी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम जो है इसे हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, पहला केराटिनाइज्ड और दूसरा नॉन केराटिनाइज्ड। सबसे पहले मुझे ये केराटिन टर्म का मतलब बताओ, ये केराटिन है क्या? केराटिन क्या होता है? तो बच्चों ध्यान रखोगे कि ये जो केराटिन होता है ये सल्फर रिच फाइब्रस प्रोटीन होता है। ठीक है, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, इसमें जो ऊपर के यानी सरफेस लेयर्स के जो चपटे कोशिकाएं हैं, ठीक है, तो इन चपटे कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में यानी साइटोप्लाज्म में इस केराटिन प्रोटीन का संचय हो जाता है। ठीक है, यानी खूब अधिक मात्रा में केराटिन प्रोटीन ऊपर वाले परतों में संचित हो जाता है, जिसके कारण ये ऊपर वाला जो लेयर है वो डेड यानी मृत हो जाता है। ठीक है, किसी भी सेल के साइटोप्लाज्म में अगर केराटिन प्रोटीन का संचय हो जाएगा तो वो कोशिका क्या हो जाएगा, मृत हो जाएगा। तो सरफेस लेयर इसके क्या होते हैं, मृत होते हैं, डेड होते हैं। ठीक है, लेकिन डेड होकर भी ये एपिथेलियम फंक्शनल होता है यानी कार्य करता है। ठीक है, ये वाटरप्रूफ एंड जर्म प्रूफ उपकला के जैसा कार्य करता है, यानी जलरोधी और जीवाणुरोधी उपकला के जैसा कार्य करता है, और साथ ही साथ ये घर्षण से, एब्रेशन से बचाता है। ठीक है, तो बच्चों इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ये जो एपिथेलियम है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम यानी स्तृत शल्की उपकला केराटिनाइज्ड टाइप का, इसका क्या एग्जाम्पल होगा? तो देखो इसका एग्जाम्पल है स्किन एपिडर्मिस ऑफ लैंड वर्टिब्रेट्स। ठीक है, यानी जो स्थलीय वर्टिब्रेट्स होते हैं, क्लियर, यानी वे जंतु जिनके पास बैकबोन होता है यानी मेरुदंड होता है उन्हें वर्टिब्रेट कहते हैं। अब जैसे फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये सभी क्या है, मेरुदंड वाले यानी बैकबोन वाले एनिमल्स हैं, और ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, वर्टिब्रेट्स के एग्जाम्पल हैं। तो इनमें जो रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स यानी सरीसृप, पंछी और स्तनधारी होते हैं, ये सभी लैंड वर्टिब्रेट्स होते हैं यानी स्थलीय वर्टिब्रेट्स होते हैं, जमीन पे रहने वाले होते हैं।
तो इनके जो त्वचा का, स्किन का जो ऊपरी परत है जिसको हम लोग एपिडर्मिस यानी उपचर्म कहते हैं, वो किसका बना होता है? ये केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का बना होता है। क्लियर है? और इस केराटिन प्रोटीन की वजह से ही हमारा स्किन जो है वो वाटरप्रूफ और जर्म प्रूफ है। यानी ये जो केराटिन प्रोटीन है ये हमारे त्वचा से होकर पानी को अंदर जाने नहीं देता है और जर्म्स को भी जाने से रोकता है, और साथ ही साथ घर्षण से भी ये बचाता है क्योंकि काफ़ी थिक लेयर होता है। क्लियर है? और इसी एपिडर्मिस का रूपांतरण है क्या? हेयर यानी बाल, नेल यानी नाखून, हॉर्न यानी सींग, हूफ यानी खुर। ठीक है, वो चौपाया जानवर जो होते हैं उनके पाँव में खुर होता है। तो ये सभी हेयर, नेल, हॉर्न, हूफ, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? ये सभी एग्जाम्पल है केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम के। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। अब इसका जो दूसरा टाइप है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉन केराटिनाइज्ड यानी केराटिन रहित स्तृत शल की उपकला कहेंगे। तो ये एपिथेलियम वैसा ही होगा जैसा ये है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि इस उपकला के ऊपरी सतह पर जो चपटे कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में केराटिन प्रोटीन का संचय नहीं होगा। क्लियर है? केराटिन प्रोटीन यहाँ पे एब्सेंट होंगे, यानी इनका सरफेस लेयर जो होगा वो डेड नहीं होगा बल्कि लाइव होगा, जीवित होगा। ठीक है, ये वाटरप्रूफ और जर्म प्रूफ के जैसा तो काम नहीं करते, लेकिन ये एब्रेशन थिक होने की वजह से, मोटे उपकला होने की वजह से घर्षण को रोकते हैं। ठीक है, घर्षण से बचाते हैं। तो इस एपिथेलियम का एग्जाम्पल क्या होगा बच्चे, बताइए? इस एपिथेलियम का क्या एग्जाम्पल हो सकता है? तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे बकल कैविटी यानी मुख गुहा, टंग, टॉन्सिल, फेरिंग्स, ईसोफेगस, एनल कैनाल, वजाइना, सर्विक्स, वोकल कॉर्ड और कंजक्टिवा। कंजक्टिवा। ठीक है, चलो सभी को एक एक करके डिस्कस करते हैं। बकल कैविटी यानी मुख गुहा। ठीक है, तो हमारा जो मुख गुहा है यानी मुख गुहा के अंदर की जो लाइनिंग है, चीक एपिथेलियम भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये किसका बना हुआ है? नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का बना हुआ है। टंग के ऊपर कैसा एपिथेलियम है? टंग का जो नीचे वाला सरफेस है, वेंट्रल सरफेस है, उस पे नॉन केराटिनाइज्ड है और ऊपर वाले सरफेस पे केराटिनाइज्ड है। टॉन्सिल जो है ये भी ढका हुआ है इसी एपिथेलियम से। फेरिंग्स यानी ग्रसनी, ईसोफेगस ग्रासनाल, एनल कैनाल गुदानाल, वजाइना योनी, सर्विक्स सर्विक्स बोलते हैं, वोकल कॉर्ड यानी स्वर नाल, और आंखों के ऊपर एक एपिथेलियम होता है जिसे कंजक्टिवा कहते हैं। ये सभी बच्चों ध्यान रखोगे किसका बना हुआ है? ये सभी नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम के बने हैं। ठीक है ना, यानी केराटिन रहित स्तृत शल की उपकला के बने हैं। तो क्लियर हो गया? तो ये सब एग्जाम्पल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इनको याद करने की कोशिश करें। ठीक है, अब नेक्स्ट एपिथेलियम हम देखते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम यानी स्तृत घनाकार उपकला। ठीक है, स्तृत घनाकार उपकला। तो नाम से ही पता चल रहा है, इसमें क्या है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जर्मिनेटिव लेयर यानी अंकुरन स्तर है, उसके ऊपर जो है वो इंटरमीडिएट लेयर्स यानी माध्यमिक स्तर कई परतों में उपस्थित है, और सबसे ऊपरी सतह यानी सतह की जो परतें हैं वो किस तरह के कोशिकाओं से मिलकर बने हैं? तो घन के आकार के कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। इस वजह से इस उपकला को हम स्तृत घनाकार उपकला कहते हैं, और इनका भी फंक्शन वही है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो
और साथ ही साथ स्तृत होने की वजह से ये प्रोटेक्शन भी देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है बच्चों? तो इसका एग्जाम्पल हम देंगे स्किन एपिडर्मिस ऑफ फिशेस एंड सैलमेंडर्स। ठीक है बच्चों, यानी मछलियों के और सैलमेंडर जो होते हैं उभयचर यानी एम्फीबियंस होते हैं। तो मछली और सैलमेंडर के त्वचा का जो उपचर्म है वो किस उपकला का बना होगा? स्ट्रेटिफाइड कुबॉइडल एपिथेलियम का बना होगा। ठीक है, एक एग्जांपल और भी ऐड कर सकते हो, क्या? लार्ज डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड एंड पेनक्रियाज, यानी लार्ज सैलिवरी एंड पैनक्रिएटिक डक्ट्स। ठीक है, तो जो स्मॉल सैलिवरी एंड पैनक्रिएटिक डक्ट्स होते हैं बच्चों, वो होते हैं सिंपल कुबॉइडल एपिथेलियम के बने, और जो लार्ज होते हैं वो किसके बने होते हैं? स्ट्रेटिफाइड कुबॉइडल एपिथेलियम के। बात समझ में आ गई? तो ये हम लोगों ने इसके दूसरे टाइप को भी देख लिया। अब जो नेक्स्ट टाइप है इसे हम लोग स्ट्रेटिफाइड कोलमनार एपिथेलियम यानी स्तृत घना स्तंभाकार उपकला कहते हैं। ये जो उपकला है बच्चों, ठीक है, ये जो उपकला है इसमें भी वैसे ही बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, उसके ऊपर अंकुरन स्तर होगा और फिर इंटरमीडिएट लेयर्स होंगे। ठीक है, और सतह पर जो कोशिकाएं होंगी, कोशिकाओं की जो परतें होंगी, वो कैसे कोशिकाओं की परतें होंगी? तो स्तंभाकार यानी पिलर लाइक सेल्स के पतले लंबे कोशिकाओं के सतह पे लेयर्स होंगे। ठीक है ना? तो इसी वजह से हम इस उपकला को क्या कहते हैं? स्ट्रेटिफाइड कोलमनार एपिथेलियम कहते हैं। क्लियर? अब ये जो स्ट्रेटिफाइड कोलमनार एपिथेलियम है ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? तो ये हमारे ईएमपी याद रखो, एपिग्लॉटिस, मेमोरी ग्लैंड डक्ट्स एंड पेनाइल यूरेथ्रा। एपिग्लॉटिस जानते ही हो कि ये जो लैरिंग्स होता है यानी कंठ जो होता है, तो उस कंठ के छिद्र को ग्लॉटिस कहते हैं, और उस ग्लॉटिस को ढकने के लिए एक कार्टिलेज का ढक्कन होता है जिसे हम एपिग्लॉटिस यानी कंठ ढक्कन बोलते हैं। तो ये मेमोरी ग्लैंड डक्ट्स यानी स्तन ग्रंथियों की जो नलिकाएं होती है वो, और पेनाइल यूरेथ्रा यानी यूरेथ्रा मूत्र मार्ग का वो भाग जो पेनिस से होकर गुजरता है, ये सभी किसके बने होते हैं? ये सभी स्ट्रेटिफाइड कोलमनार एपिथेलियम के बने होते हैं। क्लियर है बच्चों? अब एक लास्ट टाइप है स्ट्रेटिफाइड का, वो है स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम यानी स्तृत शल्की स्तंभाकार उपकला। ठीक है, स्तृत शल्की स्तंभाकार उपकला। तो इसमें क्या है कि जैसे अभी हम लोगों ने स्ट्रेटिफाइड कोलमनार एपिथेलियम डिस्कस करा, तो ठीक वैसा ही ये एपिथेलियम होता है। बस इसमें एक डिफरेंस है कि जो सबसे ऊपरी सतह है, उस सबसे ऊपरी सतह पे जो कॉलमनर सेल्स हैं यानी स्तंभाकार कोशिकाएं हैं, उन स्तंभाकार कोशिकाओं से सीलिया निकलते हैं। ये क्या है? सीलिया है। तो
हेलो। तो इस ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ये एक एकमात्र ऐसा एपिथेलियम है जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन यानी आधार कला अनुपस्थित होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी ये जो उपकला है ये डायरेक्ट किस पे स्थित होगा, तो ये उपकला डायरेक्ट जो है कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर स्थित होगा। बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ पे उपस्थित ही नहीं होगा, ये कनेक्टिव टिश्यू है ना। पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो उपकला है इसमें बहुस्तरीय है, यानी एक से ज़्यादा परत है लेकिन बहुत ज़्यादा परत नहीं है। इसमें कोशिकाओं की बस 4 से 6 लेयर्स होती है, 4 to 6 लेयर्स, यानी 4 से 6 परतें होती हैं। तो आप समझ सकते हो कि ना तो ये सिंगल लेयर्ड है यानी एक स्तरीय है, और ना ही ये स्तृत उपकला की तरह बहुत सारे परतों वाला है, बीचों बीच का है ना। तो इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, इसे ट्रांजिशनल बोलते हैं। ठीक है, यानी सिंपल और स्ट्रेटिफाइड के बीच का ये एपिथेलियम है। ओके, अब देखो ये जो 4 से 6 परतें हैं कोशिकाओं के, ये कोशिकाएं विभाजनशील होती हैं और अलग अलग परतों में ध्यान रखोगे कि अलग अलग आकार वाले सेल मिलते हैं। ठीक है, अब जैसे जो सबसे नीचे है, सबसे नीचे वाली जो परत होती है वो क्यूबिकल या कॉलमनार यानी घनाकार या स्तंभाकार होती है। ठीक है, ओके। बीच की 2-3 परतें जो होती है वो पॉलीगोनल, बहुभुजीय या पॉलीहेड्रल हो सकती है। और जो सबसे ऊपर की परतें हैं, ठीक है, सबसे ऊपर वाली जो परत होती है वो या तो ग्लोब्यूलर या अम्ब्रेला शेप्ड यानी छतरी के आकार की होती है। बात समझ में आ गई। तो ये जो एपिथेलियम है 4 से 6 कोशिकाओं के 4 से 6 परतों का बना होता है, जिसमें सबसे नीचे वाली जो परत होती है वो क्यूबिकल या कॉलमनार सेल्स की बनी होती है। बीच की 2-3 परतें जो होती है वो पॉलीगोनल यानी बहुभुजीय कोशिकाओं की बनी होती है, और सबसे ऊपर वाली जो सतह की जो परत होती है वो ग्लोब्यूलर या अम्ब्रेला शेप, छतरी के आकार की होती है। ओके, ये एपिथेलियम यानी ट्रांजिशनल एपिथेलियम और नीचे उपस्थित ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, दोनों ही काफ़ी स्ट्रेचेबल होते हैं। अगर इन्हें पकड़कर इस तरह से खींचा जाए तो बिल्कुल ये रबर की तरह खिंच जाते हैं, और छोड़ देने पर वापस ये आ जाते हैं। खींचने के पर ये ध्यान रखोगे कि सभी कोशिकाएं बिल्कुल ही चपटे हो जाते हैं, और छोड़ देने पर वापस अपने शेप में वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो एक तरह से ये स्ट्रेचेबल यानी लचीला उपकला है। इस वजह से ये जिस ऊतक में उपस्थित होगा उसको लचीलापन प्रदान करेगा। क्लियर है। तो पहला जो फंक्शन है इस एपिथेलियम का वो क्या है, इस एपिथेलियम का जो पहला फंक्शन है वो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, और दूसरा फंक्शन ये भी ध्यान रखोगे बच्चों की, ये उपकला ऑस्मोटिक बैरियर यानी परसरण अवरोध का कार्य करता है। ठीक है, यानी जल के लॉस को रोकता है। क्लियर है। अब हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि ये जो एपिथेलियम है बच्चों, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, किस जगह पे उपस्थित होता है। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो। कैलिक्स माइनर, कैलिक्स मेजर, रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लाडर, एंड प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। कैलिक्स माइनर, कैलिक्स मेजर, रीनल पेल्विस, यूरेटर यानी मूत्रवाहिनी, यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय, और प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा यानी प्रोस्टेटिक मूत्रमार्ग। तो ये सभी जो अंग है बच्चों, ये सभी उत्सर्जन तंत्र के भाग है। ठीक है, जब आप उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे तो वहाँ पे किडनी और किडनी से निकलने वाले जो डक्ट्स होंगे
उन्हें पढ़ेंगे, तो ये सभी वहाँ पे उपस्थित होते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो है यूरिनरी सिस्टम के, है ना, ये सारे एग्जाम्पल यूरिनरी सिस्टम के, इसीलिए इस एपिथेलियम को हम यूरोथेलियम बोलते हैं। क्या कहते हैं? यूरोथेलियम। यानी ये एपिथेलियम सिर्फ यूरिनरी सिस्टम में मिलता है, किसी दूसरे अंगतंत्र यानी ऑर्गन सिस्टम में नहीं मिलता है। क्लियर है? तो ये हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, में कवरिंग एपिथेलियम को डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, कवरिंग एपिथेलियम के सारे टाइप्स देख लिए, अब कवरिंग एपिथेलियम के एग्जांपल्स भी देख लिए। अब चलो जरा जरा इस उपकला का जो दूसरा भाग है, जिसे हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं, ग्रंथिल उपकला, उसको डिस्कस करें। ग्रंथिल उपकला, ये जो ग्रंथिल उपकला है बच्चों, ठीक है, ये क्या करता है? ये ग्रंथि बनाता है। ठीक है ना, हमारे बॉडी में जो ग्लैंड्स होते हैं, मैंने पहले ही बताया था कि एपिथेलियम के ही बने होते हैं। ठीक है, तो एक ग्लैंड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ग्लैंड क्या होता है? तो इससे हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एक सिंगल सेल या कोई ऑर्गन जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी बाह्य कोशिकीय द्रव्य को छोड़कर अन्य उपयोगी यूजफुल सब्सटेंसेस यानी पदार्थ, अन्य उपयोगी पदार्थ जैसे एंजाइम्स, हार्मोन्स और भी कई कुछ, ठीक है ना, और भी कई चीजें स्रावित करता है। क्या कहलाता है? ग्लैंड कहलाता है। यानी एक सेल या कोई ऑर्गन जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ECF को छोड़कर कोई अन्य उपयोगी पदार्थ जैसे हार्मोन्स, एंजाइम आदि स्रावित करता है, क्या कहलाता है? ये ग्लैंड कहलाता है। अब एनिमल के बॉडी में बच्चों ध्यान रखोगे कि ग्लैंड जो है वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मैंने पहले बताया कि एक सिंगल सेल भी हो सकता है, और मल्टी सेलुलर भी, यानी बहुत सारे सेल से मिलकर भी बना हो सकता है। ठीक है, तो ये जो ग्लैंड्स है बच्चों, इसे हम लोग इस तरह से क्लासिफाई करेंगे, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, यानी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। ठीक है, तो ये जो एक कोशिकीय ग्रंथि है, नाम से ही पता चल रहा है एक सिंगल सेल होगा जो ग्लैंड के जैसा काम करेगा, यानी कुछ पदार्थ स्रावित करेगा। तो क्या आप इसके एग्जाम्पल बता सकते हो, कोई यूनिसेलुलर ग्लैंड का एग्जाम्पल? तो इसका एक एग्जाम्पल आप याद रखो, गॉबलेट सेल, अभी हम लोगों ने डिस्कस करा था, इसको हम लोग चषक या कलश कोशिका कहते हैं। और ये क्या सिक्रीट करता है? ये म्यूकस सिक्रीट करता है, यानी स्लेस्म। ये स्लेस्म स्रावित करता है, म्यूकस। ठीक है, एक और एग्जांपल आप डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसे हम लोग सीरस सेल्स भी कहते हैं। ये जो सीरस कोशिका है बच्चों, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन वाटर सिक्रीशन है, यानी जल स्त्रावन करता है। बात समझ में आ गई? तो ये दोनों जो है क्या है? यूनिसेलुलर ग्लैंड्स है। क्लियर? चलो अब जरा मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स को देखते हैं। तो ये जो मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स होते हैं बच्चों, ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और इनको हम बेसिकली 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड मिक्स, या हेट्रोक्राइन भी बोलते हैं। बाह्य स्रावी, अंतः स्रावी और मिश्रित ग्रंथि। ठीक है बच्चों, तो ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, इसका क्या मतलब है? तो इसमें आप सीधा एक से ध्यान रखोगे कि वे ग्रंथियां जिनके पास डक्ट होता है, ठीक है, यानी नलिका या वाहिका होता है, वैसे ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। अगर किसी ग्रंथि को अपना स्त्रावन शरीर से बाहर स्त्रावित करना हो, तो शरीर के बाहर तक वो लाएगा कैसे? तो डक्ट के द्वारा, यानी वाहिनी यानी वाहिका के द्वारा लाएगा। तो वैसे ग्रंथि जिनके पास डक्ट्स होते हैं, वाहिनी होते हैं, वाहिका होते हैं, उन्हें हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। अब जैसे श्वेत ग्रंथि, देखो पसीना बाहर आ रहा है ना,
स्वेट ग्रंथि, स्वेट ग्लैंड हो गया, सैलिवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि, मैमरी ग्लैंड, ये सभी क्या है, इन सभी ग्रंथियों के पास डक्ट्स होते हैं। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? ये सभी एग्जाम्पल हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के, ठीक है। ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं हार्मोन्स और कुछ अदर सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं। एंडोक्राइन की बात करें, एंडो अंतः, यानी वैसे ग्रंथि जिन्हें अपना स्रावन बॉडी के अंदर ही स्रावित करना है, बॉडी से बाहर स्रावित नहीं करना है, तो इन्हें डक्ट की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो वे ग्लैंड्स जिनके पास डक्ट्स नहीं होते हैं यानी वाहिनी नहीं होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाते हैं, ठीक है। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स का फंक्शन क्या होगा बच्चों? तो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये सभी हार्मोन्स स्रावित करते हैं, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बहुत सारे एग्जाम्पल आप जानते होंगे, है ना, जैसे थायराइड ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, इन सब ग्रंथियों का नाम सुना होगा। ये सभी ग्लैंड्स अलग अलग हार्मोन सेक्रेट करते हैं और ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? ये सभी एग्जाम्पल हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के। अब कुछ ग्लैंड्स ऐसे भी होते हैं बच्चों, ध्यान रखोगे, कि जिनका नेचर एक्सोक्राइन भी होता है और एंडोक्राइन भी होता है, यानी ये वायस्त्रावी प्रकृति के भी होते हैं, यानी इसके कुछ भाग में डक्ट्स होता है जहां से एंजाइम सेक्रेट होता है और कुछ भाग में डक्ट नहीं होता है जहां से हार्मोन सेक्रेट होता है। तो ऐसे ग्लैंड को हम क्या कहेंगे? ऐसे ग्लैंड को मिक्स्ड या हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहेंगे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं? पैनक्रियाज का नाम सुना होगा, ठीक है, यानी अग्नाशय। तो अग्नाशय जो है वो एक मिक्स ग्लैंड है। अग्नाशय से अग्नाशय रस, पाचक रस सिक्रीट होता है। और साथ ही साथ आपने सुना होगा कि अग्नाशय में बीटा सेल होता है, अल्फा सेल होता है। तो बीटा सेल इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करता है, अल्फा सेल ग्लूकागॉन हार्मोन सिक्रीट करता है। तो एक ही ग्रंथि से देख रहे हो एंजाइम भी सिक्रीट हो रहा है और हार्मोन भी सिक्रीट हो रहा है, इसलिए इसे हम मिक्स ग्लैंड कहते हैं। इसके अदर भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी आहार नाल। तो आहार नाल से पाचक रस एंजाइम्स भी सिक्रेट होते हैं और गैस्ट्रीन, सीसी के पीजेड और भी कई सिक्रेटीन, ये सब कई हार्मोन सिक्रेट होते हैं। फिर टेस्टिस, ओवरी, प्लासेंटा, किडनी, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? दिस ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्स ग्लैंड और हेटेरोक्राइन ग्लैंड। इज दैट क्लियर? ओके। तो ये हम लोगों ने ग्लैंडुलर एपिथेलियम यानी ग्लैंड का एक क्लासिफिकेशन देखा, ठीक है। अब आगे हम लोगों को ह्यूमन फिजियोलॉजी जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे एंडोक्राइन और मिक्स ग्लैंड को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। लेकिन इस एक्सोक्राइन वाले पार्ट को हम लोग अभी ही आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो एक्सोक्राइन ग्लैंड देखते हैं। बच्चों ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है यानी बाह्य स्रावी ग्रंथियां, ये एनिमल के बॉडी में दो शेप, दो आकार में पाए जाते हैं, ठीक है। दो आकार में पाए जाते हैं, एक ट्यूबुलर, ट्यूब के आकार में, और दूसरा एल्वियोलर यानी कूपिका के आकार के, ठीक है ना। तो इसी वजह से इन्हें हम लोग दो भागों में क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। ट्यूबुलर मींस नलिकाकार, और दूसरा जो टाइप है वो है एल्वियोलर, सेक्युलर या एसाइनस भी बोलते हैं। तो इन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं? इन्हें कूपिका कार कहते हैं, ठीक है। तो जैसा इनका शेप है यानी जैसा इनका आकार है वैसा ही इनका नाम दिया गया है। देखो ये ट्यूबुलर जो ग्लैंड है ये ट्यूब के जैसा दिख रहा है, और ये जो एल्वियोलर या सेक्युलर या साइनस ग्लैंड है ये कैसा? कूपिका के जैसा दिख रहा है ना। तो इस वजह से इनका नाम ऐसा दिया गया। अब किसी भी एक्सोक्राइन ग्लैंड में दो भाग होते हैं। ये जितने दूर तक नीला किया हुआ है ये इसका सिक्रीटरी पोर्शन यानी स्त्रावी भाग है, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला भाग है इसे हम डक्ट यानी नलिका कहते हैं। तो इन ग्रंथियों का जो स्त्रावन हो रहा है वो बस स्त्रावी भाग से हो रहा है, नलिका से नहीं हो रहा है। ये स्त्रावी भाग ही स्त्रावन कर रहे हैं और नलिका जो है उसे बाहर ले जा रहा है, ठीक है ना। अब ये जो ट्यूबुलर और एल्वियोलर है, ठीक है, इनका आगे क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ट्यूबुलर देखते हैं। टाइम अप। 01314। एग्रीकल्चर में है शानदार कैरियर, और एग्रीकल्चर मतलब राजधानी फाउंडा, पचकोड़िया, जयपुर, राजस्थान। एग्रीकल्चर में राजस्थान ही नहीं, नॉर्थ इंडिया का किंग कोन
फैसला आप करें। राजधानी फाउंडा ने इस साल दी है आईसीआर में हिंदुस्तान की कैटेगरी की 8वीं रैंक और सामान्य वर्ग की 60वीं रैंक। राजस्थान जेड 2020 में टॉप 10 में से 8 विद्यार्थी, टॉप 50 में 22 विद्यार्थी राजधानी फाउंडा पचकोडिया के। बिना जेड सीधे प्रवेश 2019 में राजस्थान की 63% सीटों पर राजधानी ने किया कब्जा। जहां 90% बच्चे कर रहे हैं 12वीं के बाद तैयारी में 1-2 साल खराब, वहीं राजधानी मचा रहे धूम। 12वीं के साथ ही जेट 2020 में 480 में से निशांत यादव ने प्राप्त किए 408 नंबर, यश शर्मा ने 394 नंबर। इस वर्ष इंस्पायर अवार्ड के रूप में मिलने वाली है 2 करोड़ 60 लाख रुपए की स्कॉलरशिप। कक्षा 12 के परिणाम में 97% या अधिक एक विद्यार्थी, 95% या अधिक 3 विद्यार्थी, 94% या अधिक 7 विद्यार्थी, 93% या अधिक 11 विद्यार्थी, 90% या अधिक 40 विद्यार्थी और वो भी ओवरऑल। ऑप्शनल सब्जेक्ट में 100% लाने वाले 2 विद्यार्थी, 99% या ज्यादा लाने वाले 3 विद्यार्थी, 97% या अधिक लाने वाले 19 विद्यार्थी, 90% या अधिक लाने वाले 163 विद्यार्थी। 10वीं से 12वीं साइंस व एग्रीकल्चर में अजय कुमार मीणा ने की 39% की रिकॉर्ड वृद्धि, रिंकू यादव ने की 37% की वृद्धि, नरेश पाटीदार ने 36% की वृद्धि। प्रकृति की गोद में 10 बीघा में फैला विशाल कैंपस, आधुनिक सुख सुविधा से युक्त सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल्स। राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोडिया यूट्यूब चैनल व मोबाइल ऐप पर रोजाना ऑनलाइन क्लासेस भी। आईसीआर, जेड, बीएचयू, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, 11-12 क्लास के ऑनलाइन कोर्सेज भी उपलब्ध 11वीं 12वीं के साथ और इसके बाद भी आईसीआर, जेड, बीएचयू की क्लासेज उपलब्ध। राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़े जयपुर में शामिल है राजधानी साइंस धारा फॉर प्रिपरेशन ऑफ नीट जेईई, राजधानी फाउंडा फॉर प्रिपरेशन ऑफ आईसीआर, जेड, बीएचयू, राजधानी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर ऑल एकेडमिक क्लासेज, राजधानी गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल विद मॉडर्न फैसिलिटीज और रेजिडेंशियल ब्लॉक। साथ ही विजिट करें www.rajdanigroup.in। हेल्पलाइन नंबर 9314130130, कॉल 90010013।